Good morning to all. Welcome to Parvez Sir classes. Today we will talk about the Indian Constitution. ये पोल साइंस 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे है। यानी कि जो पूरा चैप्टर है वो संविधान के ऊपर है। तो जानते हैं कि संविधान है क्या। तो मैं बताती हूँ कि संविधान है क्या। संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें किसी भी देश के नियम और कानून लिखे होते हैं। ठीक है, किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान का बहुत महत्व है। किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए या उसकी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान में ही शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे केंद्र सरकार क्या काम करेगी, राज्य सरकार क्या काम करेगी, तो ये क्या कौन बताता है? हमारा संविधान बताता है। तो हम कुछ जान लेते हैं संविधान के बारे में कि संविधान कब बना, कब लागू हुआ। चलो जानते हैं। हमारा जो संविधान था वो बना था हमारा जो संविधान बना था वो बना था 26 नवंबर 1949। पर ये पूरी तरह से जो देश में लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं यानी कि रिपब्लिक डे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कुछ बेसिक नॉलेज। अब जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं, जो कि आपको एग्जाम में लिखनी है, जिसकी डेफिनेशन। तो जानते हैं संविधान क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। यानी कि जो भारत का जो संविधान है वो किस रूप में है? लिखित रूप में है, यानी लिखे हुए रूप में, यानी रिटन रूप में। और क्या लिखे हुए उसमें? किसी हमारे देश के क्या लिखे हुए? नियम और कानून लिखे हुए हैं जो कि जनता के हित में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राज्य के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। राज्य के प्रावधान से मतलब है कि राज्य क्या काम करेगा, केंद्र सरकार क्या काम करेगी, राज्य सरकार क्या काम करेगी। यानी कि प्रावधान से मतलब यहाँ पे है सबके अधिकार क्षेत्र से, यानी कि किसके क्या अधिकार है, यानी किसका क्या पावर है, यानी कौन किसके क्षेत्र में काम करेगा। जैसे कि आप अपनी फैमिली का एग्जाम्पल ले लो कि तुम्हारी फादर क्या काम करेंगे, तुम्हारे मदर क्या काम करेंगे, आप क्या काम करेंगे। एज ए स्टूडेंट आपका काम है कि स्टडी करना, फादर का काम है जॉब करना, मदर का काम है हाउस को संभालना। तो ये हो गया एग्जाम्पल। वैसे ही किसी देश में किसी एक को हम शक्ति नहीं दे सकते। किसी भी देश को चलाने के लिए सही ढंग से ज़रूरी है कि क्या सरकार के अंग होने ज़रूरी हैं। जैसे कि सरकार के अंग हो गए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये हो गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि राज्य का गठन कैसे होगा। संविधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, यानी कि राज्य के क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र क्या है, राज्य के पास क्या पावर है। तो ये क्या बताता है? संविधान बताता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे 28 स्टेट है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि तेलंगाना हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग। तो ये क्या किसने बताया? हमारे संविधान ने बताया कि किसी भी राज्य का गठन कैसे होगा। फिर ये बताता है वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा, यानी कि राज्य किन सिद्धांतों का पालन का मतलब किन कानूनों को पालन करेगा, यानी क्या कार्य करेगा, कानून बनाएगा। ये सब कौन बताता है? ये बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान बताता है कि कौन क्या काम करेगा। यानी केंद्र सरकार क्या काम करेगी, राज्य सरकार क्या काम करेगी, राज्य सरकार के क्या क्या अधिकार क्षेत्र है। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र हो गए पशुपालन से रिलेटेड क्षेत्र हो गए, कृषि से, अदालती क्षेत्र हो गए या स्वास्थ्य रिलेटेड क्षेत्र हो गए। ये है राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र। केंद्र सरकार के हो गए जो कि पूरे देश के क्या करते हैं? कानून बनाते हैं जो कि जनता के हित में हो गए, जैसे कि विदेशी मामलों से लेकर पूरे देश की शासन व्यवस्था तक। ठीक है, जब हम इसी दस्तावेज का जिक्र करते हैं तो हम संविधान की बात करते हैं। इसी दस्तावेज का मतलब यानी अगर हम कहें कि दस्तावेज है, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करते हैं क्योंकि दस्तावेज है ये। ठीक है, संविधान जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला होता है लिखित, दूसरा होता है मौखिक। यानी लिखित संविधान वो होते हैं जिसमें नियम और कानून क्या होते हैं, जो लिखे हुए रूप में होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? लिखित रूप में। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा भारत का संविधान। ठीक है, यानी कि लिखित संविधान जो है वो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लिखित है। यूएसए का भी है लिखित। अब हम जानते हैं कि मौखिक संविधान किसका है, वो है ब्रिटेन का। ये तो मैंने आपको बता दिया कि संविधान किसे कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं।
चलो दोस्तों, हमने जान लिया कि संविधान क्या है, किसे कहते हैं, कब बना, कब हमारे देश में लागू हुआ, हमारे संविधानकर्ताओं ने कैसे एक संविधान सभा का गठन करके हमारे संविधान की स्थापना की है ताकि देश क्या हो, उन्नति की राह में चल सके, लोगों का हित हो सके। अब जानते हैं कि संविधान के काम क्या हैं, यानी कि संविधान के क्या कार्य है, यानी कि संविधान करता क्या है। तो पहला कार्य है, संविधान का पहला काम है कि वो बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह बनाए कि क्या हो, सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। यानी कि बुनियादी नियम वो नियम होते हैं जो जनता के हित में हो, जो कि समान रूप से हर वर्ग, जाति, धर्म को बांटे गए हों। ऐसा ना हो कि किसी एक नस्ल के लोगों को बांटे गए हो। जैसे कि मौलिक अधिकार है, वो क्या है, सबको बांटे गए। एक देश का नागरिक होने के नाते हम सबको मौलिक अधिकार प्राप्त है, वो हमारे बुनियादी नियम हो गए। जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, रोजगार चुनने का अधिकार हो गया, कहीं भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट आने जाने का अधिकार हो गया, हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो जो बुनियादी नियम है वो क्या है, सबको समान रूप से बांटे गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नीची जाति के लोगों को ज़्यादा अधिकार दे दिया, ऊपर जाति के अधिकार को कम दे दिए, गरीब को ज़्यादा दे दिए, अमीर को कम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो संविधान है वो सबके साथ क्या करता है, समान व्यवहार करता है। चलो नेक्स्ट काम देख लेते हैं हम संविधान का। संविधान का दूसरा काम स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय यानी कि डिसीजन कौन लेगा। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, यानी कि डिसीजन हर कोई नहीं ले सकता। हम जैसे जानते हैं कि जो हमारा देश है यानी भारत देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। विभिन्नताओं से भरा हुआ है यानी कि अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं हमारे देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य। यानी कि हर धर्म के लोग अलग अलग भाषा अपनाते हैं, अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, अलग अलग मान्यताएं उनकी, ठीक है। तो समाज में निर्णय लेंगे, अगर एक धर्म को कहा जाएगा कि आप निर्णय लीजिए तो क्या होगा, वो अपने नस्ल के, अपने धर्म के लोगों के लिए हित में निर्णय लेंगे और दूसरों के लिए नहीं लेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, चुनाव होते हैं, हम अपना प्रतिनिधि खुद तय करते हैं, जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं और वो हमारे हित में फैसले लेते हैं, कानून बनाते हैं ताकि जनता का हित हो। तो ये कौन बताता है, चुनाव कैसे होंगे, जनता किनको चुनेगी, कैसे चुनेगी, वो हमें बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये है संविधान क्या बताता है, सरकार कैसे निर्मित होगी, यानी कि किसी भी देश में सरकार कैसे बनेगी, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं वो संविधान बताते हैं। चलो प्यारे दोस्तों, दो हमने कर लिया कार्य संविधान के, नेक्स्ट करते हैं यानी तीसरा करते हैं। थर्ड जो इसका काम है संविधान का वो क्या है, वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा तय करे। यानी हम जानते हैं कि सरकार के पास ये अधिकार है कि वो नियम और कानून बनाए, और ये नहीं है कि जो सरकार ऐसे नियम कानून बना दे जो कि एक धर्म, एक नस्ल, एक वर्ग के लोगों के लिए हो। अगर ऐसा होगा तो अन्य लोग असमान सोचेंगे अपने आप को, उन्हें लगेगा कि हम असमानता का व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। तो क्या होगा, इससे सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी कि संविधान में यह है कि सरकार के पास अधिकार तो है, लेकिन ये नहीं है कि सरकार क्या करे, अपनी सीमा से आगे बढ़कर कानून बना दे, ऐसे कानून बना दे जो जनता के हित में ना हो। तो ये संविधान ने बता रखे हैं सरकार के अधिकार क्षेत्र, यानी कि उनकी लिमिटेशन तय कर रखी। जैसे सरकार की लिमिटेशन होती है किसी भी कानून को बनाने के लिए, वैसे ही एक जनता की भी लिमिटेशन होती है कि वो अगर उनके पास मौलिक अधिकार है तो वो दूसरों के मौलिक अधिकारों को हनन ना करे, उनको नुकसान ना पहुंचाए। अगर आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है तो ये नहीं कि दूसरों को आप रोके कि आप शिक्षा का अधिकार नहीं ले सकते। तो ये क्या कौन बताता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, यानी हमारा संविधान बताता है। चलो ये हमने पढ़ लिया, सीमाएं के बारे में पढ़ ली हमने। अब बताता है संविधान का चौथा काम, यानी कि संविधान का चौथा काम है क्या, क्या काम करता है संविधान। हम चौथा काम देखेंगे इसका कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। यानी कि सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए, इस हद तक शक्ति होनी चाहिए कि वो जनता की आकांक्षाओं यानी कि इच्छाओं को पूरा कर सके। यानी कि जनता की इच्छा क्या होती है, जनता की इच्छा यही होती है कि उनके मोहल्ले में स्कूल बन जाए, बच्चों के लिए हॉस्पिटल बन जाए ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा बन जाए,
बड़ा आदमी बन जाए, तो ये जनता की आकांक्षा है। अगर स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, स्वच्छ जल नहीं आ रहा, तो स्वच्छ जल आए। तो उनकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, तो वो किसको बताएंगे? वो एक प्रतिनिधि चुनेंगे, उसके बाद चुनाव होंगे, तो अपनी सरकार बनेगी, तो वो इन नियम और कानून को लागू करेंगे। तो इसमें बोला है कि संविधान का चौथा काम यही है कि वो सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे कि क्या हो, जिससे वे जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करे संविधान। और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अगर जनता की इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी होंगी, यानी जनता जो चाह रही है वो पूरी होगी, सरकार उनको पूरा करेगी। अगर गरीब बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार देगी, फ्री शिक्षा देगी कि आप पढ़ सकते हैं, बच्चे गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं, तो क्या होगा? इससे अमीर और गरीब में कोई खाई नहीं बनी रहेगी, यानी कि अमीर और गरीब समान होंगे, यानी कि दोनों को समान अधिकार मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि गरीब है तो उनके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, सिर्फ अमीरों के बच्चे जाएंगे। तो ये क्या होगा? इससे क्या होगा? न्यायपूर्ण, यानी कि दोनों के साथ क्या होगा? समान व्यवहार। कौन बताता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान बताता है। जो हमारा संविधान होता है वो क्या होता है? भारत का जो, जैसे हम जानते हैं, जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। संविधान जो होता है किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक रीढ़ की हड्डी होता है, जो कि हमें दृढ़ता से खड़े रखता है, एक सरकार को, जनता को और सबको जोड़े रखता है। चलो दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सबने ले लिया होगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। तो अब जानते हैं कैबिनेट मिशन था क्या। मैं अब बताती हूँ आपको, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज जान लेते हैं छोटी सी। जो कैबिनेट मिशन था उसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1946 में। जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 3 सदस्य थे उसको भारत भेजा गया था। कब भेजा गया था? 24 मार्च 1946 में भेजा गया था 3 मेंबर्स को। उनके नाम बता देती हूँ मैं आपको। उनके नाम हैं, फर्स्ट है पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। सेकंड है, देख लीजिए जिसको देखना है, पैट्रिक लॉरेंस। सेकंड है स्टैफर्ड क्रिप्स। थर्ड है एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे जो इंडिया, ये क्यों आए इंडिया? इनका जो ऑब्जेक्टिव था, यानी कि उद्देश्य था, वो था भारत में संविधान बनाना और संविधान सभा का गठन करना और इंडिया में अंतरिम सरकार की स्थापना करना, ताकि भारत अच्छे से कानून नियम बना सके और देश उन्नति की राह पे चल सके। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। इन्होंने 3 रिकमेंडेशन दी थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए जानते हैं। इन्होंने बताया था संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। यानी इससे कहने का मतलब है कि जो संविधान सभा की स्थापना हुई थी वो किस कारण हुई थी? ब्रिटिश मंत्रिमंडल, यानी ब्रिटिश के पार्लियामेंट में जो 3 सदस्य को भेजा था इंडिया, जिसे कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था, ये बताना चाह रहा है। इस योजना के अनुसार जो प्रत्येक प्रांत है, यानी कि जो छोटे छोटे देश है, देसी रियासत, जो राजाओं के शासन है, यानी भारतीय राज्यों के शासन, देसी रियासत और रियासतों के समूह, यानी जहाँ पे ब्रिटिशों का शासन है, को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाएंगी। यानी कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाएंगी। मोटे तौर पर कहा गया कि जो 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीटें दी जाएंगी? 1 सीटें दी जाएंगी। ठीक है।
जिसके नतीजे क्या हुए, जो ब्रिटिश सरकार की जो प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत थे, यानी जहाँ पे ब्रिटिश सरकार का शासन था, वहाँ पे 292 सदस्य चुनने थे चुनाव में, तथा देसी रियासत यानी कि जो राजाओं, भारतीय राजाओं का शासन था, वहाँ पे न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई यानी कि बांटी गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी के बारे में हम। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो प्यारे दोस्तों आगे पढ़ते हैं इसके बारे में हम। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रांत की सीटों के 3 प्रमुख सदस्य थे। कौन थे? मुसलमान, सिख और सामान्य। यानी जो भारत क्या विभिन्नताओं का देश है, उसमें 3 समुदाय बताए गए हैं इसमें कि मुसलमान भी थे, सिख भी थे, अन्य यानी हिंदू थे, और भी अन्य जाति के लोग थे। उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें क्या करी गई? बांटी गई। यानी जिनकी जितनी जनसंख्या होगी, अगर हिंदू की ज़्यादा जनसंख्या होगी तो हिंदू को ज़्यादा सीटें मिली जाएंगी, मुसलमान की ज़्यादा संख्या होगी तो मुसलमान की होगी, तो ऐसे बांटा गया। नेक्स्ट है, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदायों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। यानी कि जो प्रांतीय विधानसभाओं में क्या करा, जो समुदाय के जो प्रतिनिधियां थे, प्रतिनिधियों को चुना गया। यानी कि समुदाय में जिनको उनको लगा कि हाँ भाई ये हमारे नियम कानून अच्छे बनाएंगे, तो उनके प्रतिनिधि को चुना गया। चुनने के बाद उन्होंने क्या करा? समानुपातिक और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। अब ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली है क्या, मैं बता देती हूँ आपको। ये इसी का ही भाग है। इसमें क्या होता है कि जो बड़ा सा निर्वाचित क्षेत्र होता है, यानी पूरा एक देश भी एक निर्वाचित क्षेत्र हो सकता है, इसमें से प्रतिनिधि उठते हैं, उनका चुनाव होता है। इसमें किसी एक उम्मीदवार का चुनाव नहीं होता, इसमें पार्टी का चुनाव होता है। उनमें से जो विजय होती है उनकी जीत होती है। जैसे कि अब इंडिया में देखेंगे उम्मीदवार, यानी कि अगर हम एग्जांपल ले लें नरेंद्र मोदी जी को, हम देखते हैं कि हाँ भाई इनके अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी भी देश को चलाने के लिए, तो हमें उनको देखकर हम वोट डालते हैं। केजरीवाल जी को देखते हैं हम, श्री अरविंद केजरीवाल को देखते हैं, तो हम जानते हैं कि उनके अंदर कितनी क्वालिटी है, कैपेसिटी है किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए। तो पर इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ पार्टी को देखा जाता है, ना कि उनके उम्मीदवारों को। चलो बच्चों आगे और पढ़ते हैं हम। ये हमने पढ़ लिया, जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। चलो प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। आगे का हमारा टॉपिक है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा। यानी जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा? उद्देश्य प्रस्ताव क्या करा? पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं क्या था ये उद्देश्य प्रस्ताव। चलो जानते हैं। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। जैसे कि हम जानते हैं भारत क्या है? स्वतंत्र है, यानी कि अपने फैसले लेने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो। और संप्रभु मतलब है कि उसका अपने कानूनों में, अपने अधिकार क्षेत्र में खुद का अधिकार हो, ना कि अन्य देश का अधिकार हो। यानी कि वो क्या हो? संप्रभु, यानी उसका अधिकार हो खुद का, तो संप्रभु गणराज्य है। ये किसने बताया? जवाहरलाल नेहरू ने बताया। भारत ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देसी रियासतों और देसी रियासतों के बाहर के क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का संघ होगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो भारत है, जो ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में 3 अधिक क्षेत्र थे। एक थे ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र, राजाओं के शासन वाले क्षेत्र, और ऐसे क्षेत्र जो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे। जो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे उनको मिला के क्या करना जाएगा? मिला के एक राष्ट्र का गठन किया जाएगा, छोटे छोटे क्षेत्रों का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। संप्रभु स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की जो समस्त शक्तियां होंगी और सत्ता
का स्रोत कौन होगा? जनता होगा। जैसे कि हम जानते हैं इसने बोला है कि जो भारत होगी क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे और फैसले लेने में क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, यानी किसी का भी प्रभुत्व नहीं होगा। ये बोल रहे संप्रभु स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की जो समस्त शक्तियाँ होंगी, यानी संविधान की जितनी भी शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ मतलब जितनी भी उनकी पावर है, यानी कि जो भी पावर वो देता है सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, और सत्ता का स्रोत जनता होगी, यानी कि जनता ही उनको चुनेगी, यानी जनता के पास वो पावर होगी। किसमें बताया? ये संविधान सभा में बताया गया है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने ये उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया था। ठीक है। अल्पसंख्यक, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, यानी कि अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ तो संपन्न है, यानी कि कुछ तो आगे हैं, यानी कि वो कुछ तो संपन्न है, कुछ जिनकी संख्या सही है, सही मात्रा में, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी संख्या क्या है? कम है, यानी उनको क्या माना जाता है? अल्पसंख्यक। ठीक है। वह जनजातीय क्षेत्र, जैसे आदिवासी का एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, वो है अल्पसंख्यक है। जनजातीय क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्ग हो गए, जो नीची जाति के लोग हो गए, एसटी ओबीसी हो गए, जो निचले वर्ग होंगे को क्या दी जाएगी? समुचित सुरक्षा दी जाएगी। इसकी मांग की है जवाहरलाल नेहरू ने, उद्देश्य प्रस्ताव ने किया था। ठीक है। यानी कि जो छोटे जाति के लोग होंगे, कम जनसंख्या वाले होंगे, जो पिछड़े होंगे, तो उनको क्या दी जाएगी? कुछ अधिकार, आरक्षण दिया जाएगा कुछ कुछ क्षेत्र में, जैसे सरकारी नौकरियों में हो गया, जैसे कि हम जानते हैं। आगे पढ़ लेते हैं प्यारे दोस्तों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है संविधान की शक्ति और जिम्मेदारी, यानी कि संविधान की शक्ति क्या है, यानी पावर क्या है, और इसकी जिम्मेदारी क्या है, मतलब उसका काम क्या है, जिम्मेदारी क्या है, वो बताएंगे हम संविधान के बारे में। तो पहला है विभाजन की आवश्यकता, यानी संविधान ने क्या बताया है हमें कि विभाजन की आवश्यकता है, यानी कि अगर एक ही व्यक्ति को सारी पावर दे दी जाएगी तो क्या होगा? तो वो शासन व्यवस्था से नहीं चल पाएगी, क्योंकि अगर एक के हाथ में ही पावर होगी तो वो शासन व्यवस्था नहीं चल पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि विभाजन की आवश्यकता ज़रूरी है, यानी कि बंटवारा चाहिए शक्तियों का। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। किसी भी देश का जो संविधान है वो विभिन्न संस्थाओं की शक्तियों का सीमांकन करना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि विभिन्न संस्थाओं, यानी सरकार के अंग को बांटना ज़रूरी है, यानी अलग अलग अंग हो सरकार के, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? उसको क्या करना? लागू करना। और उसके बाद क्या है? न्यायपालिका, यानी कि इन कानून को जो बनाते हैं उसकी समीक्षा करना कि सही है या इसमें कोई संशोधन की ज़रूरत है। तो ये शक्तियों का बंटवारा हो गया, यानी विभाजन की आवश्यकता कौन बताता है? हमारा संविधान बताता है। उसकी क्या है? ये शक्ति और जिम्मेदारियाँ हैं। आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। जब कोई समूह या संस्था अपनी शक्तियों को बढ़ा लेती है तो वह पूरे संविधान को नष्ट कर सकती है। अगर मान लो एक व्यक्ति के हाथों में पावर दे दी जाए, इतनी पावर दे दी जाए कि वो मनमानी करे, यानी कि जनता के हित में फैसले ना ले। जैसे कि हम जानते हैं विभिन्नता का देश है हमारा, अलग अलग जाति, धर्म, वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर एक जाति के लोगों को ज़्यादा अधिकार, दूसरे को कम दे दिया जाए, अमीरों को ज़्यादा पावर्स दे दी जाए, गरीबों को कम पावर्स दे दी जाए, तो क्या होगा? असमानता फैलेगी इससे। तो क्या होगा? इस समस्या के बचाव के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि संविधान में शक्तियों का सीमांकन विभिन्न संस्थाओं में इस प्रकार किया जाए कि समूह संस्था संविधान को नष्ट, कोई भी एक समूह या संस्था संविधान को नष्ट ना कर सके। जैसे कि हम जानते हैं अगर एक व्यक्ति को ज़्यादा पावर दे दी जाए तो क्या होगा? वो अपने हित में या अपने समुदाय के लोगों के लिए नियम कानून बनाएगा और अन्य जो लोग हैं वो उनके पावर नहीं रह जाएगी। अगर उनके पास पावर नहीं रह जाएगी तो क्या होगा? संविधान नष्ट हो जाएगा, यानी संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, लोगों का भरोसा उससे उठ जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि संविधान क्या करे? अलग अलग पावर का बंटवारा कर सके,
कि किसका क्या काम है, जनता का क्या काम है, सरकार का क्या काम है, सरकार के अंगों का क्या काम है, संसद का क्या काम है, ये सब संविधान बताता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच भी शक्तियों का सीमांकन किया जाता है। यानी जैसे कि जानते हैं कि दो स्तर की सरकार है हमारे देश में, केंद्र और राज्य। राज्य सरकार क्या करती है, जो अपने स्टेट के जो नियम हैं, कानून हैं, वो बनाती है और जनता के हित में फैसले लेती है। केंद्र सरकार पूरे देश को संभालती है, नियम कानून बनाती है, विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करती है। तो आगे पढ़ते हैं, क्या बताता है कि केंद्र और राज्यों के बीच भी शक्तियों का बंटवारा किया गया, यानी केंद्र के क्या काम है, राज्य के क्या काम है, ये संविधान बताता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य संस्था उसके अतिक्रमण को रोक सके। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर एक संस्था अपनी मनमानी करता है तो दूसरा उसको रोकेगा, अगर दूसरा उस अपनी मनमानी करता है तो पहला रोकेगा। ये सब क्या बताता है, हमारी संविधान की शक्तियों जिम्मेदारी बताता है, ताकि जो नागरिक है एक देश के, उनके बीच में एक समन्वय विश्वास बना रहे। चलो दोस्तों, अब जानते हैं आगे के बारे में। कार्यपालिका की शक्तियों को असीम बनने से रोकने के लिए विधायिका को उस पर विभिन्न प्रकार से अंकुश लगाने का अधिकार है। यानी कि अगर कार्यपालिका अपनी मनमानी करे तो विधायिका उसको रोकेगी, अगर विधायिका अपनी मनमानी करे तो कार्यपालिका रोकेगी। किसने बताया गया है, संविधान में बताया गया है। आगे पढ़ते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो कि सरकार के 3 अंग है, की शक्तियों का सीमांकन संविधान द्वारा पहले से ही किया होता है। यानी कि शक्तियों का सीमांकन, यानी कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, ये संविधान में बताया गया है कि कार्यपालिका का क्या काम है, विधायिका का क्या काम है और न्यायपालिका का क्या काम है, वो संविधान में बताया गया है। वह इनकी शक्तियों को सीमित भी किया गया है, लिमिटेशन भी लगाई गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, निर्धारण के अभाव में क्या होगा। यानी कि अगर निर्धारण का अभाव यानी शक्तियों का बंटवारा ना किया जाए तो क्या होगा, क्या जरूरत है शक्तियों का बंटवारा करने की, वो जानते हैं। यदि संविधान में शक्तियों का बंटवारा यानी सीमांकन विभिन्न संस्थाओं में नहीं किया जाता तो कोई संस्था या सरकार का कोई एक अंग अपनी शक्तियों को बढ़ा लेता है। यानी कि सरकार के अंगों को बांटा नहीं जाता, शक्तियों को नहीं बांटा जाता, तो क्या होगा, एक संस्था क्या करेगी, अपनी शक्तियों को बढ़ा लेगी। बढ़ाने से क्या होगा, वह संविधान को नष्ट कर सकता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल होगा तो क्या करेगा, वो अपने हित में फैसले लेगा, अपने सदस्यों के हित में फैसले लेगा, तो क्या होगा, संविधान नष्ट होगा। क्योंकि संविधान का काम है समानता का व्यवहार करना प्रत्येक नागरिकों के साथ, तथा निरंकुशता पूर्ण शासन करने लगता है। यानी निरंकुशता यानी अपनी मनमानी करने लगता है, जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। यानी कि नागरिकों की स्वतंत्रता नष्ट होने लग जाती है, यानी अपनी मनमानी करने लग जाएगा कोई एक संस्था, तो क्या होगा, नागरिकों की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। यानी नागरिक इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे अपने फैसले लेने के लिए या न्यायालय में जाने के लिए। चलो दोस्तों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासकों की शक्तियों पर नियंत्रण, यानी शासक जो शासन कर रहे हैं, कौन है शासन कर रहे हैं, सरकार की शक्तियां यानी उनकी पावर्स को क्या करना, नियंत्रित करना। शासकों की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संविधान के द्वारा निश्चित सीमा का निर्धारण करना आवश्यक है। यानी कि ये नहीं हो कि अगर संविधान पावर्स देता है सरकार को, गवर्नमेंट को, तो उसको रोकता भी है, यानी उनकी शक्तियों को सीमित भी करता है, ताकि वो ऐसे फैसले या कानून ना बनाए जो जनता के हित में ना हो। कौन बताता है,
संविधान बताता है वो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अन्यथा वह मनमानी तरीके से कार्य करेगा जिससे लोगों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। मनमानी तरीके से कार्य करेगा तो क्या होगा, लोगों की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। अगर ऐसा कानून बना दिया जाएगा कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ अमीरों को है, गरीबों को नहीं, तो क्या होगा, जनता में क्या होगा, समानता नहीं होगी, असमानता फैलेगी, लड़ाइयाँ होंगी। इससे किसी भी देश का भला नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान, यानी कि जो हमारा जो संविधान निर्माताओं ने क्या किया था, हमारे संविधान भिन्न भिन्न देशों से कॉपी किया था, लिया था। हम ये नहीं कह सकते कि नकल करी थी पूरी तरह से, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने भिन्न भिन्न देशों के संविधान के जो अच्छे गुण हैं, जो हित वाले गुण हैं, जो जनता की भलाई के लिए ज़रूरी है, उन गुणों को लिया था, उनको समझा था, विचार किया था, फिर जाके संविधान में उसे लिखा था। तो इससे बताया गया है किन किन देशों से हमने अपने संविधान के गुण लिए हैं, अच्छी बातें ली हैं। जानते हैं क्या क्या है। ब्रिटिश संविधान, यानी ब्रिटिश के संविधान से हमने क्या क्या लिया है हमारे संविधानकर्ताओं ने, निर्माताओं ने, चलो जानते हैं। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारे यहाँ चुनाव होता है तो जो ज़्यादा ही वोट जिसके पास होते हैं, यानी जिसके पास गठबंधन, जिसके पास क्या होता है, ज़्यादा वोट होते हैं, यानी कि ज़्यादा अधिक वोट, अधिक वोट, यानी कि किसे क्या बोलते हैं, इसे बहुमत, बहुमत बोलते हैं। अगर बहुमत ज़्यादा हो, वोटों की संख्या ज़्यादा हो तो वो जीतता है। अगर वो गठबंधन बनाना चाहे तो भी, पर उसका वोट क्या होना चाहिए, अन्य पार्टी की तुलना में ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो ब्रिटिश संविधान का प्रावधान थे जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में शामिल किया था। चलो अगले जानते हैं हम। सरकार का संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप का मतलब है पार्लियामेंट का गठन, जहाँ पे कानून वगैरह बनते हैं, नियम कानून बनते हैं। ठीक है, ये किससे लिया था, ब्रिटिश संविधान से लिया था। कानून के शासन का विचार, यानी कि कानून शासन यानी गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ये भी क्या लिया था हमने, ब्रिटिश सरकार से लिया था। विधायिका में अध्यक्ष का पद, यानी विधायिका का क्या काम होगा, कौन सा पद होगा, ये भी ब्रिटिश संविधान से हमने लिया था। और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, यानी कौन कौन से कानून निर्माण करेंगे ये, और उनकी भूमिका क्या होगी, ये किसने बताया था, ब्रिटिश संविधान में बताया गया था। और नेक्स्ट पढ़ते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया था हमने, उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय में जाते हैं अपने अधिकारों के हनन पर। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देश तत्व होते हैं ये मौलिक अधिकार की तरह ठोस नहीं होते, कठोर नहीं होते, ये होते हैं सिर्फ जनता के कल्याण के लिए लिए जाते हैं। जैसे स्कूल में मिड डे मील होता है तो ये इसमें राज्य, ये देश, इसमें देश की जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, ऐसे फैसले लेती है जो जनता के हित में हो। इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते इसके डिमांड के लिए कि हाँ भाई हमें ये नहीं मिला, कि जैसे आप जान सकते हैं कि जैसे महिलाएं बहुत डिमांड करती है कि शराब बंदी हो जाए, शराब निषेध हो जाए, तो वो अगर सरकार ये नहीं कर सकती, जनता के हित में तो है ये, लेकिन सरकार नहीं कर सकती, और ना ही ये हमारे मौलिक अधिकार में है कि हम जाके हम लड़े, संविधान में ये नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान में क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का संविधान, यानी मौलिक अधिकार में क्या दिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता का मतलब क्या है, यानी हम स्वतंत्र हैं, चाहे शिक्षा के अधिकार से लेकर हो या रोजगार चुनने के पेशे से लेकर हो, या एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने तक हो, तो कहाँ है ये स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिल रखा है। समता का अधिकार है, यानी कि कोई भी धर्म, जाति, लिंग के व्यक्ति समान हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं उन्हें। शिक्षा का अधिकार है, कुछ भी चुन सकते हैं, किसी के साथ ये ना हो कि जो उच्च जाति के लोग हैं
उनको ज़्यादा अधिकार दिए जाए, निम्न जाति के लोगों को कम अधिकार दिए जाए। तो स्वतंत्रता समानता का अधिकार दे रखा है मौलिक अधिकार में। और बंधुत्व का मतलब है कि मिलजुल के रहने का अधिकार, सब मिलजुल के रहेंगे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे निम्न जाति का हो, उच्च जाति का हो। तो ये किस्म के संविधान में बता रखा है, फ्रांस के संविधान में बता रखा है, जो हमारे संविधान निर्माता ने अपने संविधान यानी भारत के संविधान में शामिल किया गया है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम कनाडा का संविधान, उसके बारे में पढ़ते हैं। एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, यानी कि केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दी जाएगी। किसने बताया? कनाडा के संविधान में, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं कंपेयर टू राज्य सरकार के मुकाबले। आवश्यक शक्तियों का सिद्धांत, आवश्यक शक्तियाँ हो गई जैसे कि साइबर क्राइम्स हो गए, उसका सिद्धांत भी किसमें बताया गया है? कनाडा के संविधान में बताया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों की सूची, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकारों की सूची है। समता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये सारे अधिकार है हमें, ये हमारे मौलिक अधिकार है जो जनता के हित में होते हैं, जो जनता को पावरफुल बनाते हैं। चलो आगे जानते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कोई भी संसद अगर कोई भी कानून संसद में बनता है तो उसकी समीक्षा करने की स्वतंत्रता न्यायपालिका के पास है। या विधायक का कोई भी कानून बनाता है तो उसमें संशोधन, उसे पुनर्विचार करने की स्वतंत्रता न्यायपालिका के पास है। दोस्तों हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।